वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एनसीईआरटी क्लास 7th ज्योग्राफी का 5th चैप्टर देखेंगे। तो ये वाटर पे है और बाकी इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है लिखने के लिए। ये वाटर सर्कुलेशन यहाँ पे दिखा रखा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर बॉडीज़ में वाटर का कैसा है, वेव्स क्या होती है दिखा रखा है, सुनामी क्या होती है, टाइड्स क्या होते हैं, ओशन करंट क्या होते हैं। तो मैं मेन चीज़ों पे बात करूँगी आज, है ठीक है। तो ये क्या होता है, वाटर सर्कुलेशन देख लेते पहले थोड़ा सा। देखो वाटर सर्कुलेशन तो पता ही है आपको कि सबसे पहले वाटर बॉडी होती है एक, ठीक है। वाटर बॉडी से जब कोई भाप बन के थोड़ा सा पानी ऊपर उठता है, ठीक है, इवेपोरेशन होता है जब, तो ये क्या होता है, बादल बन जाता है। यहाँ पे जाके बादल बनने के बाद जब यहाँ पर कंडेंसेशन होता है, कंडेंसेशन का मतलब होता है डेंसर होती है वो जल की बूंदें जो ऊपर जा कर के वो ठंडी होती हैं और आपस में चिपकती हैं और हैवी हो जाती हैं। तो क्या होता है, जो ये क्लाउड है ये इसको होल्ड नहीं कर पाता है क्योंकि ये डेंस होकर के भारी हो जाती हैं और इस तरह से वो उससे रेनफॉल होने लगता है, ठीक है। रेनफॉल होता है तो फिर दोबारा ये तालाब में पानी आ जाता है। तो ये सर्कुलेशन लगातार चलता रहता है, तो इसको वाटर सर्कुलेशन बोलते हैं, ठीक है। ऐसे ही पेड़ की पत्तियों से भी होता है। जैसे आपका पेड़ है तो क्या होता है, पेड़ ज़मीन से आपका पानी ऑब्जर्व करता है, ठीक है। अब जब वो खाना बनाता है तो उसकी जो लीव्स होती हैं एक्स्ट्रा पानी को बाहर एवापोर ट्रांसपोर्ट करती हैं, ठीक है ना। और वाष्पोत्सर्जन सुना होगा आपने कि एक्स्ट्रा पानी को पत्तियों से बाहर निकालती हैं और पत्तियों पर आपने जल की बूंदें जमी हुई देखी होंगी, तो वो वही एक्स्ट्रा पानी होता है। अब एक टर्म है यहाँ पे इम्पॉर्टेंट, टेरेरियम। ये एक्वेरियम के जैसे हैं, आर्टिफिशियल। जैसे कि आप किसी बड़े से बॉटल में मिट्टी भर के और पानी भर के उसमें पौधे लगा देते हैं और उस पौधे में देखते हैं कि कुछ टाइम बाद क्या होता है, जब वो पत्तियाँ अपने इवेपोर ट्रांसपोर्ट करती हैं, मतलब जल की बूंदें को बाहर निकालती हैं, तो वो जल की बूंदें अब वो वाष्पीकृत तो हो नहीं सकती हैं क्योंकि ये तो बंद है ना, ये एरिया बंद है। तो क्या होता है कि वो वहीं पर संघनित होकर के वहीं टपकने लगती हैं बूंदें। तो वही बता रखा है इसमें, ज़्यादा कुछ नहीं है। मतलब कि 5 ओशन हैं हमारे पूरी अर्थ पे। ये नॉर्थ अटलांटिक, एक मिनट, हाँ, नॉर्थ अटलांटिक, साउथ अटलांटिक, इंडियन ओशन, पैसिफिक ओशन और ये आर्कटिक, ठीक है। आगे यहाँ पर देख लेते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर बॉडीज़, ये देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। लिखा है कि वी ऑल नो दैट 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस इज़ कवर्ड बाई वाटर, ठीक है। 3/4 मतलब ये जो अगर पृथ्वी है ना, तो इसका जो ये वाला इतना पानी है और इतना इतना केवल लैंड मास है। तो इतना बोला वाटर है, लेकिन फिर भी बोला पानी की कमी क्यों है। तो पानी की कमी इसलिए है, पीने के पानी की कमी इसलिए है कि जो ओशन वाला पार्ट है उसमें सबसे ज़्यादा पानी है 97.3, ठीक है। और बाकी सारे में 3% पानी है। तो वो बाकी सारे में भी आइस कैप में आपका 0.2 है, ग्राउंड वाटर 0.68 है, फ्रेश वाटर जो लेक में है वो 0.009 है, इनलैंड सी एंड लेक में आपका 0.009 है। एटमॉस्फेयर में जो कल पढ़ा था हमने, ह्यूमिडिटी पढ़ी थी, जो एयर मॉलिक्यूल ऑब्जर्व कर लेते हैं आसपास के अपने वाटर को, तो उसको होल्ड करते हैं जब वो, तो उसको एटमॉस्फेरिक वाटर बोलते हैं। और इसमें कितने हैं, 0.0019 है। रिवर में आपका 0.0001 है। तो हम कौन सा यूज़ करते हैं, ये रिवर वाला ही यूज़ करते हैं ना हम लोग। और फ्रेश वाटर लेक यूज़ कर लेते होंगे कुछ लोग। बाकी सब तो ग्राउंड वाटर इतना यूज़ होता नहीं है, आइस कैप में है जो वो भी यूज़ नहीं होता है। तो बहुत कम, तभी बोलते हैं ना कि पानी को बचाओ, क्योंकि हमारे पास पीने का पानी जो है बहुत कम है। क्योंकि हम जो ओशन वाटर है उसको पी नहीं सकते क्योंकि उसमें सैलिनिटी बहुत ज़्यादा होती है। सैलिनिटी का मतलब होता है सॉल्ट बहुत ज़्यादा रहता है और सारी इम्प्योरिटीज़ भी होती हैं उसमें, तो इसलिए। अभी डू यू नो वाला पढ़ लेते हैं, सैलिनिटी क्या होती है कह रहा है इसमें। तो सैलिनिटी, ठीक है, पर 1000 ग्राम पर कितनी सैलिनिटी है, कितना सॉल्ट है, कितनी इम्प्योरिटीज़ हैं, उसे हम कहते हैं सैलिनिटीज़, ठीक है। और वैसे एवरेज सैलिनिटी बोला कितनी है, 35 पीपीटी। पीपीटी का मतलब है पार्ट पर 1000। आगे है डेड सी इन इसराइल है सैलिनिटी ऑफ 340 ग्राम, बहुत ज़्यादा सैलिनिटी है डेड सी की, 340 ग्राम्स है। व्हेन द वाटर ऑन द सरफेस ऑफ द ओशन राइजेज एंड फॉल्स अल्टरनेटली दे आर कॉल्ड वेव्स। तो अल्टरनेटली ऊपर नीचे होने के लिए, पानी के ऊपर नीचे होने की इस अवस्था को वेव कहते हैं, ठीक है। वेव्स आर फॉर्म्ड व्हेन विंड स्क्रैप
अक्रॉस द ओशन सरफेस द स्ट्रॉन्गर द विंड ब्लोज द बिगर द वेव बिकम। तो ये सारा चक्कर किससे होता है बोला, हवा के कारण होता है। जितनी स्ट्रॉन्ग हवा होगी उतनी स्ट्रॉन्ग आपकी वेव्स चलेंगी, ठीक है। और जितनी स्लो होगी विंड उतनी स्लो आपकी वेव्स चलेंगी। जो आपकी ओशन सरफेस पे देखा होगा ना, यूं यूं करके चलती रहती है वेव्स, वही होती है। आगे है, ये क्या कह रहा है, सुनामी इज़ अ जैपनीज वर्ड दैट मीन्स हार्बर वेव्स एज द हार्बर गेट डिस्ट्रॉयड वेन एवर देयर इज़ सुनामी। सुनामी क्या होता है, हमने चैप्टर नंबर 2 में अर्थक्वेक देखा था ना, क्या होता था वहाँ पे, दो प्लेट्स जो है अर्थ के अंदर। अब प्लेट्स क्या होती हैं ये आपको पता है, ये हमने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ लिया है प्लेट्स। तो जो दो प्लेट्स होती है वो आपस में जब टकराती हैं, और ये टकरार जब समुद्र के अंदर होती है तो क्या होता है, वहाँ पर भूकंप आता है। भूकंप आता है तो पानी उछल करके यूं करके बहुत ऊपर तक उसको भाटे के रूप में उछल जाता है, टाइड के रूप में। तो उसी को हम सुनामी कहते हैं, ठीक है, एक लोकल लैंग्वेज में। अब आप ये पढ़ लेंगे, 2004 की सुनामी आई थी, ये बता रखा है, काफ़ी भयंकर थी वो, है ना। जावा और वो सारे जो आइसलैंड से बहुत ज़्यादा उनको नुकसान हुआ था। इसको भी रिक्टर स्केल में इसलिए नापते हैं क्योंकि ये भूकंप का ही एक भूकंप ही है, मतलब ऊपर ओशन में आता है तो हम लोगों को पता नहीं चलता है, बहुत ही ज़्यादा रिक्टर स्केल पे आता है जब, तब पता चलता है हम लोगों को। अभी ये कह रहा है यहाँ पे टाइड्स के बारे में, तो क्या कह रहा है पढ़ लेते हैं। द रिदमिक राइज एंड फॉल ऑफ ओशन वाटर ट्वाइस इन अ डे इज़ कॉल्ड अ टाइड। इट इज़ हाई टाइड व्हेन water covers much of the shore by rising to its highest level. It is low tide when water falls to its lowest level and recedes from the shore. तो क्या होता है कि जब भी हमारे समुद्र से जो है बहुत दूर तक, जो बीचेस होते हैं उसके बहुत दूर तक पानी आ जाता है, अंदर के इनलैंड तक जब पानी आ जाता है, और जब बहुत कम आता है, ये मतलब अपने ही बाउंड्री पर आता है, ये जैसे लहरें होती है ना, ये कॉस्ट है यहाँ तक, यहाँ से लहरें आ रही है, और ये जब बहुत अंदर तक आ जाती हैं तो इसको हाई टाइड कहते हैं। लेकिन जब ये अपने ही तट से वापस हो जाती है लहरें तो इनको लो टाइड कहते हैं। दो तरह से होता है ये, एक नीप टाइड होता है, एक स्प्रिंग टाइड होता है। तो जो नीप टाइड होता है वो तो ठीक है जब सन, अर्थ और मून ऐसे 90 डिग्री के एंगल में होते हैं। तो क्या है कि ये जो अर्थ पर जो लगने वाला पानी पर जो खिंचाव होता है वो बहुत कम होता है, आकर्षण बल बहुत कम होता है इस दशा में, क्योंकि इस टाइम पे सन ही अपना आकर्षण बल लगा रहा होता है बहुत ज़्यादा। लेकिन जब तीनों एक ही सीध में आ जाते हैं तो मून भी अपना आकर्षण लगाता रहता है, मून और सन भी अपना आकर्षक बल लगाता रहता है इस पर, पृथ्वी के जल पे। तो क्या होता है, ये पानी को अपनी तरफ खींचता है, ये पानी को अपनी तरफ खींचता है। तो अब कहते हैं कि मून की जो है खींचने की शक्ति, आकर्षक शक्ति सन से ज़्यादा है, क्योंकि सन बहुत दूर है और मून पास में है तो मून की ज़्यादा है। तो इस दशा में जब भी ये एक सीधी लाइन में होते हैं, इसको कहते हैं स्प्रिंग टाइड। और यहाँ पर जो है होता है, जो टाइड होता है बहुत ही हाई होते हैं, मतलब इतने ऊंचे, मतलब सागर जो सी का जो वाटर होता है ना, बहुत ऊपर ऊपर तक उछल जाता है पूरा। और कई बार तो ये सी कॉस्ट पे जो है बाढ़ वगैरह का भी कारण बनता है। इस वाली दशा में ये ज़्यादा होता है जब अर्थ बीच में होती है। अब स्प्रिंग टाइड भी दो तरह से होता है, या तीनों एक ही सीध में होते हैं ये तो पता है, लेकिन ये दो तरह से एक ही सीध में हो सकते हैं ना, या तो सन और मून के बीच में अर्थ होगी, या फिर क्योंकि अब मून भी तो अर्थ का चक्कर लगाता होता है ना, तो कभी वो इधर आ जाता है तो कभी सन और अर्थ के बीच में मून होता है। तो इस वाली कंडीशन में भी इतना हाई नहीं होता है टाइड, लेकिन इस वाली कंडीशन में बहुत हाई होता है टाइड। नीप टाइड जो हल्के होते हैं, और स्प्रिंग टाइड जो है बहुत ऊंचे होते हैं। ये आगे हम ओशन करंट देख लेते हैं। ओशन करंट किसे कहते हैं, तो लिख रहा है कि द ओशन करंट मे बी वार्म और कोल्ड। ओशन करंट आर स्ट्रीम ऑफ वाटर फ्लोइंग कॉन्सेंट्रेटली ऑन द ओशन सरफेस इन डिफिनिट डायरेक्शन। और जैसे कल हमने हवाओं के बारे में पढ़ा था ना, कि कुछ हवाएं इस तरह से होती हैं, कुछ एयर होते हैं जो कुछ मतलब विंड्स होती हैं, वो सारे साल भर ही अर्थ पर चलती होती है, एक डायरेक्शन में, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में सारे साल भर उनका बहने का काम होता है। तो वो ऐसे ही ओशन करंट होती है जो सारे साल भर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में एक पूरी स्ट्रीम के रूप में बहुत ज़्यादा, एक मतलब फुल नदी के जैसे बहती है। और एक तरह से इनको मतलब सागर में बहने वाली नदियाँ भी बोल सकते हैं इनको। तो ये दो तरह से हो सकती है, वार्म और कोल्ड हो सकती है। ये जो रेड वाली बनी हुई है ये है आपकी वार्म करंट, ठीक है, और ये जो ब्लू में बनी हुई है ये आपकी कोल्ड करंट है। जो आपकी पोलर से, ये आपके पोलर एरियाज़ होते हैं ना जो ऊपर होते हैं, यहाँ पर 0 डिग्री पे आपको पता है कि यहाँ पर हॉट टेम्परेचर होता है, ऊपर बढ़ते हुए टेम्परेचर कम हो जाता है, ठीक है, नीचे बढ़ते हुए भी टेम्परेचर कम हो जाता है 90 डिग्री तक, क्योंकि सन जो है इधर इन क्षेत्रों में वर्टिकल होता है, तो यहाँ पर ज़्यादा जो है गर्मी पड़ती है, तो यहाँ पर ही टेम्परेचर ज़्यादा होता है, इसीलिए इनको ट्रॉपिकल बोलते हैं, है ना।
ये ट्रॉपिकल है, ये आपके टेम्परेट हैं, ये आपके पोलर एरियाज़ है ना। तो क्या होता है कि जो भी उसमें ऊपर लिखा हुआ था कि पोलर एरिया से आ रही है जो भी, वो आपकी ठंडी होगी करंट, और जो भी आपकी यहाँ से ऊपर जा रही है यानी कि इक्वेटर से ऊपर नॉर्थ वर्ड या साउथ हेमिस्फीयर में साउथ वर्ड जा रही है, तो उनको हम क्या कहेंगे, वार्म करंट बोलेंगे, क्योंकि ये गर्म इलाकों से आ रही है। ये देखना है कि किधर से आ रही है ऊपर। अब कह रहा है ऊपर कि जहाँ पर भी कोल्ड करंट और हॉट करंट मिलती हैं, मतलब ठंडी और गर्म जलधारा मिलती है, वहाँ पर मछलियों के लिए रहने के लिए अनुकूल सुटेबल एरिया होते हैं वो, और वहाँ पर काफ़ी मत्स्य पालन भी होता है। जैसे ये वाला एरिया है, ये यहाँ पे नीचे से आ रही है गल्फ़ स्ट्रीम, ऊपर जा रही है गल्फ़ स्ट्रीम नदर्न हेमिस्फीयर में, तो ये गल्फ़ स्ट्रीम मिलती है ऊपर आती हुई लेब्राडोर से, और यहाँ पर सारगेसो सी बनाते हैं। यहाँ पर मछली पालन बहुत ज़्यादा होता है इस वजह से। क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। द प्रोसेस बाय विच वाटर कॉन्टिन्यूअली चेंजेस इट्स फॉर्म एंड सर्कुलेशन बिटवीन ओशन एटमॉस्फेयर एंड लैंड। ठीक है, तो ये वाटर साइकिल हो गया आपका, ये हो गया इसका। जनरली द वार्म ओशन करंट ओरिजिनेट नियर, तो वार्म ओशन करंट कहाँ पर ओरिजिनेट होगी, जहाँ पर वही गर्मी पड़ेगी। गर्मी कहाँ पड़ती है, इक्वेटर पर। मैंने आपको बता ही दिया है, यहाँ पर 0 डिग्री ये है, 0 डिग्री से अगर यहाँ से ऊपर जा रही है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, ठीक है, ये नॉर्थ हेमिस्फीयर होता है 0 डिग्री से ऊपर, 0 डिग्री से नीचे साउथ हेमिस्फीयर होता है। ठीक है, तो नॉर्थ हेमिस्फीयर की पहले बात कर लेते हैं। तो ये अगर नीचे से ऊपर जा रही है यानी कि 0 डिग्री से हायर लैटिट्यूड पे जा रही है, तो ये वार्म करंट होगी। और ये अगर ये ऊपर से नीचे आ रही है यानी कि हायर से लोअर लैटिट्यूड में आ रही है, तो ये कोल्ड करंट होगी, क्योंकि यहाँ पर कोल्ड एरियाज़ हैं और यहाँ पे हॉट एरियाज़ हैं। इसी तरह सदर्न हेमिस्फीयर में उल्टा हो जाएगा, यहाँ से अगर ऊपर से नीचे आ रही है यानी कि लोअर लैटिट्यूड से हायर लैटिट्यूड पे जा रही है, तो ये वार्म करंट होगी, और नीचे से ऊपर आ रही है तो ये कोल्ड करंट होगी, क्योंकि यहाँ पर ठंडे एरियाज़ हैं और यहाँ पे गर्म एरियाज़ है। ठीक है, तो पानी भी गर्म और ठंडा होगा ना एरिया के हिसाब से, तो वही पूछ रहा है यहाँ पे। और थर्ड क्वेश्चन आपका, द रिदमिक राइज एंड फॉल ऑफ ओशन वाटर ट्वाइस इन अ डे इज़ कॉल्ड, इसको क्या कहते हैं, टाइड बोलते हैं, ये वाला क्वेश्चन। ओके, अभी हमने कर लिया है चैप्टर। थैंक यू सो मच।